गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 जो कि थर्ड एडिशन है आफ्टर 2018 एंड 22, वो रिलीज़ कर दिया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने। और ये हाईलाइट कर रहा है कैसे इनकम, वेल्थ और जेंडर इनइक्वालिटीज़ अक्रॉस इंडिया एंड ग्लोब बढ़ रही हैं। तो ये क्रूशियल है, ये फाइंडिंग्स हमारे लिए इंक्लूसिव ग्रोथ, अगर हम सोशल जस्टिस अचीव करना चाहते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है। तो अगर हम इंडिया के बारे में देखें तो एवरेज एनुअल पर कैपिटा इनकम जो है वो 6200 यूरोज़ है पीपीपी लेवल पर। और एवरेज वेल्थ जो है वो स्टैंड करती है लगभग 28,000 यूरोज़ पर। जो टॉप 10 अर्नर्स हैं वो 58% ऑफ नेशनल इनकम को कैप्चर कर रहे हैं, और बॉटम 50% को सिर्फ 15% ऑफ नेशनल इनकम मिल रही है। ये एक बहुत बड़ा जंप है अगर हम पिछली रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो। और जो रिचेस्ट 10% हैं वो 65% टोटल वेल्थ को होल्ड करते हैं इंडिया में, और टॉप 1% जो है 40% ऑफ इंडिया की वेल्थ को ओन करते हैं। ग्लोबली अगर हम देखें तो जो 0.001% जो टॉप के लोग हैं वो 3 गुना वेल्थ ओन करते हैं जितने टोटल 50% ऑफ ह्यूमैनिटी ओन करती है। तो ये इंडिया से भी ज़्यादा इनइक्वालिटी आपको देखने को मिल रही है ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें तो ग्लोबल टॉप 10% जो है वो 75% ऑफ वर्ल्ड की वेल्थ को ओन करते हैं। ठीक है। टॉप 1% जो है वो 37% ऑफ ग्लोबल वेल्थ को ओन करते हैं। तो ये जो ग्लोबल इनइक्वालिटी के ट्रेंड्स हैं वो इंडिया से भी ज़्यादा वर्स्ट हैं। तो अगर हम बाकी की कंट्रीज़ में देखें, जैसे चाइना के बारे में देखें, तो बाई 2025 चाइना की जो है पोजीशन चेंज हुई है। जो जो उसकी ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो मिडल से 40% में आ चुकी है। और इंडिया में क्या हुआ है कि 1980s में मिडल 40% में पॉपुलेशन होती थी, बट अब वो जो है वो बॉटम 50% में आ चुकी है लगभग। तो अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव देखें तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है बहुत कम है, 15.7% है। और अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखें तो अगर हम जिसमें कि हम अनपेड वर्क को एक्सक्लूड कर दें तो विमेन जो है वो सिर्फ 61% अर्न कर रही हैं जितना मैन अर्न कर रहे हैं पर वर्किंग आवर। विमेन कैप्चर कर रही हैं सिर्फ 25% ऑफ ग्लोबल लेबर इनकम। ठीक है। तो पुअरेस्ट 50% जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिर्फ 3% ऑफ कार्बन एमिशंस, और वेल्थियस्ट 1% जो है वो 41% ऑफ प्राइवेट कैपिटल ओनरशिप एमिशंस को अकाउंट करते हैं। तो इनइक्वालिटी जो इंडिया में है वो डीपली एंट्रेंच्ड है अक्रॉस इनकम, वेल्थ और जेंडर डायमेंशंस। तो कुछ और भी चैलेंजेस जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो हैं कि जैसे इंडिया में जो इफेक्टिव टैक्स रेट्स हैं वो शार्पली डिक्लाइन हो रहे हैं बिलियनियर्स और सेंटी मिलियनियर्स के लिए। अनपेड वर्क जो है अंडर वैल्यूड है, उसकी वजह से विमेन की इकोनॉमिक मोबिलिटी डिप्रेस होती है। इंडिया की जो ग्लोबल पोजीशन है वो वर्स हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू अगर हम चाइना देखें तो। जो हाई एमिटर्स हैं वो अकाउंटेबिलिटी जो है वो इवेड कर देते हैं, मतलब क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वल्नरेबल पॉपुलेशन उसका जो है वो इम्पैक्ट बेयर करती हैं। और अगर हम सिर्फ रिच रिच ग्रुप्स में भी देखें तो इनइक्वालिटी वाइडन हो रही है ड्यू टू एक्सट्रीम कंसंट्रेशन ऑफ पावर। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, अंडर 16 सोशल मीडिया बैन। ये टॉपिक भी आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ने इंप्लीमेंट किया एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बैन जिसमें कि प्रिवेंट किया जा रहा है अंडर 16 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने से। माइनर्स जो हैं वो कोई न्यू अकाउंट्स नहीं क्रिएट कर सकते, और कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल्स जो है उनको शट डाउन भी किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो है फर्स्ट कंट्री बनी है लीगली ऐसा बैन इन्फोर्स करने वाली, और लगभग 1 मिलियन अंडर एज अकाउंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया कंपनीज जो है वो बैन करेंगी। इसका नाम है ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज एक्ट। और इसमें प्लेटफॉर्म्स को रीजनेबल स्टेप्स लेने होंगे आइडेंटिफाई करने के लिए अंडर 16 यूज़र्स को। ब्लॉक करने होंगे न्यू अकाउंट क्रिएशन बाय एनीवन बिलो 16। प्रिवेंट करने होंगे वर्कअराउंड्स जैसे कि फेक बर्थडेज या फिर आइडेंटिटी मिसरिप्रेजेंटेशन। और एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म भी करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस कर देता है टेक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि वो वेरीफाई करें यूज़र की एज और उसके कंप्लायंस को इन्फोर्स करें। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड किया है सेवरल ऑनलाइन सर्विसेज फ्रॉम द एज बैन। ओके। जिससे कि कई क्वेश्चंस भी रेज हो रहे हैं, जैसे कि कुछ एआई टूल्स जो हैं उन्होंने रिसेंटली इनअप्रोप्रिएट और सेंशुअल कॉन्वर्सेशंस जो है वो माइनर्स के साथ जो है वो अलाउ की हैं। तो ऑफ कोर्स उनको कैसे हैंडल किया जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डेटिंग ऐप्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म, एआई चैट बॉक्स को तो एग्जाम्प्ट कर दिया इस बैन से। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कहना है कि बैन जो है यंग यूज़र्स को प्रेशर्स और रिस्क्स जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं उससे बचाने के लिए है। क्योंकि होता क्या है कि एडिक्टिव डिज़ाइन फीचर्स होते हैं, जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हो जाता है लोगों का। हार्मफुल और अनसेफ कंटेंट होता है, उससे मेंटल हेल्थ और वेलबींग अफेक्ट होती है। हाई लेवल्स ऑफ साइबर बुलिंग भी चलती है इस पर। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड्स की ज़रूरत है ताकि क्योंकि
एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पॉलिसीज़ जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है माइनर्स को। अब इसके कुछ कंसर्न्स भी ये हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहना है कि ब्लैंकेट बैन से जो है चाइल्ड का जो राइट टू फ्री एक्सप्रेशन है वो रिस्ट्रिक्ट होगा। चिल्ड्रन जो है वो अनसेफ अनरेगुलेटेड ऑनलाइन स्पेसेस में मूव हो जाएंगे इसकी वजह से। ठीक है। तो डिजिटल राइट्स एडवोकेट्स का कहना है कि चाइल्ड सेफ्टी रेगुलेशंस जो है वो एक तरह से स्टेट कंट्रोल का टूल भी बन सकती हैं और सेंसरशिप उससे हो सकती है। टीनेजर्स जो हैं वो रिपीटेडली बाईपास कर लेते हैं रिस्ट्रिक्शंस को, वीपीएन्स का यूज़ करके, फेक एजेस या लूप होल्स का इस्तेमाल करते हुए। टेक कंपनीज ने वार्न किया है कि ये न्यू रूल्स जो हैं वो इम्प्रैक्टिकल और इंट्रूसिव हैं। इंडिया में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर चिल्ड्रन को यूज़ करने में। तो कोई मिनिमम एज नहीं है सोशल मीडिया की, इवन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी। इंडिया का मॉडल जो है वो सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन सेंट्रिक है, एक्सेस रिस्ट्रिक्टिंग नहीं है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं दीपावली। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दीपावली जो है उसको यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इन टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इंस्क्राइब कर लिया गया है 20th इंटर गवर्नमेंटल कमेटी सेशन में। तो ये 16th इंडियन कल्चरल एलिमेंट होगा इस प्रेस्टिजियस लिस्ट में। तो ये जो यूनेस्को की आईसीएच लिस्ट है रिकग्नाइज करती है लिविंग ट्रेडिशंस और स्किल्स को, जैसे कि ओरल ट्रेडिशंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फेस्टिवल्स, सोशल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप, नॉलेज ऑफ नेचर। इंडिया का गरबा और कुंभ मेला ऑलरेडी इसमें एडेड है। ठीक है। एक कल्चरल प्रैक्टिस को इंस्क्राइब होने के लिए जो है इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव और रूटेड होना चाहिए कम्युनिटी में। एम ये है कि हम रिकग्नाइज करें लिविंग ट्रेडिशंस को जो शेयर्ड आइडेंटिटी और सोशल हैबिट्स को एम्बॉडी करते हैं। तो स्टेट्स को नॉमिनेशन देना होता है इवैल्यूएशन के लिए, जैसे इंडिया ने इस बार दीपावली का दिया था पिछले साल इंस्क्राइब करने के लिए। तो इंडिया के और भी कई कल्चरल ट्रेडिशंस इंस्क्राइब हो चुके हैं इस लिस्ट में जो यहाँ पर मेंशन है, जैसे फेस्टिवल्स कौन से हुए हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स कौन से हुए हैं, ओरल स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप। तो दीपावली की जो है इंस्क्रिप्शन जो है वो वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा के बाद आई है। और दीपावली जो है अब इससे जो है होगा क्या कि फेस्टिवल का ग्लोबल स्ट्रेचर बढ़ेगा, एफर्ट्स जो है इसके प्रिजर्व करने के और ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस फंडिंग सपोर्ट मिलेगा इसमें, टूरिज्म भी बूस्ट होगा, कल्चरल एक्सचेंज फॉस्टर होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं योर मनी योर राइट मूवमेंट। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली कहा है सिटीजन्स को कि वो पार्ट लें योर मनी योर राइट मूवमेंट में। तो ये मूवमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2025 में लॉन्च की थी। इसका एम है इनेबल करना लोगों को कि वो रिक्लेम कर सकें अपने अनक्लेम डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस प्रोसीड्स, डिविडेंड्स और अदर फाइनेंशियल एसेट्स। तो एफर्ट ये रहेगा कि गवर्नमेंट एजेंसीज, रेगुलेटर्स, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें सामने आएँ और लॉन्ग फॉरगॉटन फंड्स को रिटर्न करें। ठीक है। आइडेंटिफाई करने में हेल्प करें। डिपॉजिट्स जो अकाउंट्स में जो कि ऑपरेट नहीं हुए हैं फॉर 10 ईयर्स, उनको हम अनक्लेम डिपॉजिट्स कहते हैं। इस इनिशिएटिव के अंदर इंडिविजुअल्स जो है उनको आइडेंटिफाई करना होता है या वेरीफाई करना होता है कि उनके कोई क्लोज मेंबर्स या रिलेटिव्स जो है उनके कोई अनक्लेम डिपॉजिट्स तो नहीं है। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ डेडिकेटेड पोर्टल्स भी बना दी हैं और फैसिलिटेशन कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि लोगों को पता लग सके। ये कैंपेन पूरा जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो है वो नेशनल लेवल पर चला रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं संपन्न पोर्टल। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स सीजीसीए, उन्होंने रिसेंटली ऑनबोर्डिंग कर दी है एमटीएनएल एम्प्लॉयज़ की जो रिटायर हो रहे हैं और संपन्न पोर्टल पर। तो संपन्न पोर्टल एक कॉम्प्रिहेंसिव पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें जो कि सीजीसीए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अंडर इसको ऑपरेट करता है। एक ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम है और ये डायरेक्ट कर देता है क्रेडिट ऑफ पेंशन इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ पेंशनर्स। और ये सिस्टम ने हेल्प किया है डिपार्टमेंट को फास्टर सेटलमेंट ऑफ पेंशन केसेस में भी और ईज ऑफ अकाउंटिंग में भी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्वास्थ्य पोर्टल। टॉपिक गवर्नेंस सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कहा है कि कोई ऐसा प्लान नहीं है कि स्वास्थ्य पोर्टल को इंटीग्रेट किया जाए नेशनल हेल्थ डेटाबेसेस में। तो स्वास्थ्य पोर्टल एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जो हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस जो है ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को प्रेजेंट करता है। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम ट्राइबल रिसर्च, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड इवेंट्स के अंडर ये डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा। एनआईसी के सर्वर पर इसमें जो है ये डेटा होस्ट होता है और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, रिसर्च ब्रीफ्स, केस स्टडीज़ और बेस्ट प्रैक्टिसेस का ये इन्फॉर्मेशन और डेटा भी इसमें रखी जाती है। तो ये डैशबोर्ड है जिसमें कि डेटा मल्टीपल सोर्सेज से हाई प्रायोरिटी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स का क्यूरेटेड है। ठीक है। अब ये जो स्कीम है ट्राई आईसीई, ये है क्या? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है उन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर इंस्टीट्यूट्स को
यूनिवर्सिटीज़ को जो अपना पायनियरिंग रिसर्च कर चुके हैं अपने फील्ड में, ट्राइबल रिसर्च के लिए खासकर, और रेप्लिकेबल मॉडल्स जो है एरियाज ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड और डिजिटल गवर्नेंस में लेके आना इसके ऑब्जेक्टिव है. So now let us see all these topics in English. So the first topic is World Inequality Report 2025. This topic is important for your social issues. So World Inequality Report 2026 has been released by the World Inequality Lab, and this is highlighting the deepening income, wealth, and gender inequalities across India and the globe. So these findings are crucial for achieving inclusive growth, social justice, welfare economics, SDGs. Okay, so as per this report, if we look at India's income and wealth inequality, average annual income per capita is about 6,200 euros, and average wealth stands at about 28,000 euros. Top 10% are earning 58% of national income. Bottom 50% receive only 15% of national income. There is a jump from the last report. The richest 10% are holding 68.5% of total wealth, and the top 1% own 40% of total wealth, okay, of India. If we look at global levels, then top 0.0001% are owning wealth three times the bottom 50% of humanity. The global top 10% own 75% of world wealth, bottom 50% own just 2%. The top 1% control 37% of global wealth. Okay. By 2025, China's position has shifted much upward, with much of its population having moved into the middle 40%. In 1980, a larger part of its population was in a larger parts of India's population was in the middle 40%, but now they are almost all in the bottom 50%. Even female labor force participation remains extremely low in India at about 15.7%. Excluding unpaid work, women earn only 61% of what men are working, what men are earning per working hour. Women capture just 25% of global labor income. Okay, the poorest 50% in terms of climate inequality, the poorest 50% are contributing only 3% of global emissions. The wealthiest 1% are accounting for 41% of private capital ownership emissions. Okay, so inequality in India remains deeply entrenched across income, wealth, and gender dimensions. So there are certain other challenges which have been identified, like effective tax rates decline sharply for billionaires and centimillionaires, not just in India but globally. Unpaid work is undervalued for women, which depresses their economic mobility. India's global position has worsened compared to China in terms of inter-country inequality. In terms of climate responsibility, high emitters often evade accountability, whereby the vulnerable populations bear disproportionate impact. Even within the rich groups, inequality widens due to extreme concentration of power. Okay. So the next topic is under 16 social media ban. This topic is important for your social issues. So Australia has implemented a first of its kind ban preventing anyone under 16 from using major social media platforms. Under the new rules, minors cannot create new accounts and any existing profiles are being shut down. Australia has become the first country to legally enforce a minimum age of 16 or for social media use. Social media platforms must now block over a million underage accounts. So these rules are being notified under Online Safety Amendment, Social Media Minimum Age Act. So therefore, platforms must take reasonable steps to identify under 16 users and deactivate their accounts, block new accounts creation by anyone below 16, prevent workarounds, and have a grievance mechanism to fix the errors. So basically, they are placing direct responsibility on tech platforms. Australian government has but included several online services like dating apps, gaming platforms, and AI chatbots from this age ban, which has raised questions because some AI tools have been found allowing inappropriate or sensual conversations with minors. Okay, so Australian government is saying that the ban aims to shield young users from the pressures and risks created by social media platforms, addictive design features which encourage excessive screen time, harmful or unsafe content affecting mental health and well-being, high levels of cyberbullying. The government is also arguing that stronger safeguards are required because existing platform policies have failed to protect minors.
So, Australian Human Rights Commission has criticized this blanket ban, saying that this may restrict a child's right to free expression. It risks pushing children to unsafe, unregulated online spaces. Rights advocates warn that child safety regulations can expand into tools of state control also, and safety rules can become a gateway to censorship. Teenagers repeatedly bypass restrictions using VPNs, fake ages, and loopholes. Tech companies warn that these new rules may be impractical and intrusive. Okay. Unlike Australia's blanket ban, India does not have any restriction. India does not restrict children from using social media. There is no minimum age for social media use, but anyone under 18 is treated as a child under the law. India's model is therefore data protection centric, not access restricting. Okay. So the next topic is Deepavali. This topic is important for your art and culture section. So Deepavali has been inscribed on UNESCO's list of intangible cultural heritage of humanity during the 20th Intergovernmental Committee session at New Delhi's Red Fort. So this is now 16th Indian cultural element on this prestigious list. So this ICH list recognizes living traditions and skills, so which includes oral traditions, performing arts, festivals, social practices, traditional craftsmanship, and knowledge of nature. India's Garba and Kumbh Mela are already inscribed on this list. So UNESCO requires any particular cultural practice to be inclusive, representative, and rooted in the community to be inscribed. And the aim is to recognize living traditions which embody shared identity and social habits. So to include an element on UNESCO's representative list of ICH, states must submit a nomination and dossier for evaluation. India nominated the Diwali festival for 2024-25 cycle. Apart from Deepavali, which was added in 2025, India has several cultural traditions inscribed on this list. Uh, Here is the list like for festivals and rituals: Durga Puja, Kumbh Mela, Nowruz, Brahman Festival. Then performing arts, oral and spiritual traditions, traditional craftsmanship, all have been represented by India. Okay, so this Deepavali's inscription is coming after a year after West Bengal's Durga Puja has been has been added to this list. Okay, so this inscription of Deepavali would enhance its global stature, strengthen efforts to preserve its traditions. It would promote safeguard measures, best practices, and funding support. Also, as per the 2003 convention, and this recognition also boosts tourism and also fosters cultural exchange. Okay, so the next topic is Your Money, Your Right movement. This topic is important for your economy section. So PM Modi has recently called upon citizens to take part in the Your Money, Your Right movement. It was launched by central government in 2025. It enables people to reclaim their unclaimed deposits, insurance proceeds, dividends, and other financial assets. So it brings together government agencies, regulators, banks, and financial institutions to identify and return long forgotten funds. So the deposits in accounts which are not operated for a period of 10 years are classified as unclaimed deposits. And under this initiative, individuals need to verify if their close family members or relatives have unclaimed deposits. To facilitate this, government has also created dedicated portals also. So facilitation camps are also being organized in districts across both rural and urban regions of the country. At the national level, the campaign is being coordinated by the Department of Financial Services. Okay. So the next topic is Sampan portal. This topic is important for your governance section. So CGCA, Central Controller General of Communication Accounts, has inaugurated the onboarding of all MTNL employees retiring in November 2025 onto the Sampan portal. So this Sampan portal is a comprehensive pension management system. This is an initiative by CGCA, which is a part of Department of Telecommunications. So it's an online pension processing and payment system for Department of Telecommunications. So it provides direct credit of pension into the bank account of pensioners. It also allows faster settlement of pension cases and ease of accounting for the department. So the next topic is Swasthya portal. This topic is important for your governance and your social issues. So Minister of Tribal Affairs has confirmed that there are no plans to expand the Swasthya portal to integrate national health databases. So Swasthya portal is a one-stop solution presenting health and nutrition status of the tribal population of India. It was developed under the central sector scheme Tribal Research, Information, Education, Communication and Events of the Ministry of Tribal Affairs. This portal is hosted on the National Informatics Center server. So it provides information and data as well as curates innovation practices, research briefs, case studies, and best practices collected from different parts of the country to facilitate the exchange of evidence, expertise, and experiences. It also has a dashboard which presents data curated from multiple sources for the high priority tribal districts.
So, what is this Tri-ECE scheme? So, it's a central sector scheme of Ministry of Tribal Affairs. Under the scheme, financial support is provided to research organizations, reputed organizations, research institutes, and universities where expertise exists and which have already made a mark by carrying out pioneering research in their respective field. The purpose of the scheme is to create replicable models in areas of education, health, livelihood, digital governance, etc. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.